हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू सीएमए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच, जहां हम 55 नंबर की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने यूनिट 12 बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 कर लिया है, जो कि 40 नंबर का है, जिसके लिए हमने 5 सेशन लगाए हैं, 5 सेशंस, एंड वी वर एबल टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। देन वी स्पेंड 2 सेशंस। 15 नंबर का पेपर में जो आता है वो है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी भी 2 सेशन लगा के हमने कर लिया है, डन। अब हम करने चल रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आज और नेक्स्ट सेशन मिलाकर 10 नंबर का पेपर यहाँ से आता है। 55 नंबर की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, 40 + 15 10 की ओर करने जा रहे हैं, और ऐसे हो जाएंगे हमारे 65 मार्क्स की तैयारी इन 2 मोर नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज और नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और फिर हम वही स्केड्यूल, अभी वैसे भी हम 100% वही स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है। 100% उसी को चलते हुए चलेंगे, तो 4 जून तक हमारा पूरा सिलेबस लॉ का रिवाइज हो जाएगा। Okay, and guys, if you want to avail these notes, handwritten notes and the summary charts that are available for Companies Act and Section D also, only at a cost of 99 rupees you can avail it from dishaduaclasses.com. वैसे original cost 999 है, but since exams are near, I have brought this for you as an introductory offer. Okay, let's get going. Indian Contract Act 1872 चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस है और दोनों पार्टी ने प्रॉमिस कर लिया है, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ये पेन दूंगी, आपने मुझे बोला 2000 रुपये देंगे, इस बात पे हमने प्रॉमिस कर लिया, आदान प्रदान का ओके हो गया है, एंड इन रिटर्न कंसिडरेशन भी है, जो 2000 रुपीज है वो कंसिडरेशन भी है फॉर द पेन दैट आई एम ऑफरिंग। Yes, so there is proposal plus acceptance, there is promise that has happened, there is consideration, something in return, quid pro quo. Yes, और ये बन गया अग्रीमेंट। बट जरूरी नहीं सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने। जब अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, जैसे हमने बोला कि एक बार एक पापा ने अपने बेटे को बोला कि अगर तेरे 90% नंबर आए सीएमए फाउंडेशन में तो मैं आपको दूंगा एक आईपैड लेकर। ठीक है, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी, उसके नंबर भी 91% आ गए, जो 90 से ज़्यादा ही है। बट अब इसके पापा ने आईपैड लेने से मना कर दिया, बोल दिया बेटे चलो मंदिर जाते हैं, मिठाई लेके आते हैं और पार्टी भी कर लेते हैं, बट आईपैड नहीं। तो क्या ये बेटा अपने पापा का कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा पाएगा? नहीं, क्योंकि प्रपोजल तो हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, प्रॉमिस भी हुआ, इन रिटर्न आईपैड भी मिल रहा था, तो कंसिडरेशन भी है जिसपे दोनों ने अग्री भी किया था, अग्रीमेंट भी है, बट क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सके, बोले तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। तो किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ असेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। What are the essential elements of a valid contract? It is spoken about in section 10 of Indian Contract Act 1872. क्या है ये, क्या है ये एलिमेंट्स? हमारे पास है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जस्ट अ मोमेंट, ओके। यस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आप मेरे से ये पेन लेना चाहेंगे 2000 रुपीज में, आपने बोला ओके, तो मैंने ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। देयर हैज टू बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इलीगैलिटी मतलब कोई चीज, कोई जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें इलीगल कोई बातें नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारे सर पे बंदूक रख के कर रहा हूँ। खैर वो तो क्वर्जन भी हो सकता है ना। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब ये है कि हम लीगल काम कर रहे हैं, ड्रग्स नहीं बेच रहे हैं, धीमे 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 नहीं कर रहे हैं। हाँ, द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी लीगल। मैंने आपको बोला कि किसी और को मार के आओ, फिर उस चोरी भी कर लेंगे और हाफ हाफ पैसे बांट लेंगे, और आपने मार के मुझे पैसे भी दे दिए और मेरे पैसे लेके फुर हो गई, क्या आप मेरे पे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा पाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे ना। चाहे जो भी कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू टेक मी टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि लीगैलिटी ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट में जो आप और मैंने किया।
लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न हैज ऑल्सो टू बी लॉफुल। लेट्स से पेपर लीक करने की बात हुई और बोला पेपर लीक करेंगे और आपको पैसे दे देंगे, या आप मुझे 1 लाख रुपए दो, हम पेपर लीक करके ला देंगे। अब यहाँ पे जो इन रिटर्न में दे रही हूँ, पेपर लीक करना हो रहा है, या मेरा काम कर दो और यू गिव मी ड्रग्स एंड आई डू योर वर्क, यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है। एंड इफ इट इज नॉट लीगल देन इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंसेंट फ्री होना पड़ेगा। जैसे मैंने सर पे बंदूक लगाने वाली बात कही थी, वहां पर बात कर लेते हैं। किसी ने आपके सर पे तमंचा रख के बोला ये काम करो, जिस वजह से आपको करना पड़ा, क्या यहाँ पे आपका कंसेंट फ्री था? नहीं था। और क्योंकि नहीं था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो फ्री कंसेंट होने के लिए हमें सेक्शन 13 बोला है फ्री कंसेंट, हमको बोला क्वर्जन नहीं होना चाहिए, हमें बोला फ्रॉड नहीं होना चाहिए, हमें बोला मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, हमें बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमें बोला मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टीज हैं वो कंपीटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई माइनर है सेक्शन 11 के अंदर, कोई अनसाउंड माइंड का है सेक्शन 12 के अंदर, या कोई भी बंदा जो डिसक्वालिफाइड है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। प्लस देयर हैज टू बी सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नो, ऐसे मैंने बोला कि ऑयल दे दो मुझे 10 किलो, 10 लीटर ऑयल दे दो। कौन सा ऑयल भैया? आप तो बहुत सारे ऑयल बेचते हैं, खाली मस्टर्ड ऑयल बेच रहे होते ना तो यहाँ पे सर्टिनिटी थी, मैंने आपसे तो ऑयल मांगा और मस्टर्ड ऑयल ही बेचते हैं आप, तो बस सॉर्टेड था। बट लेट से आपके पास वैरायटी ऑफ ऑयल है और मैं आपसे बोल रही हूँ मुझे मस्टर्ड ऑयल दे, मुझे ऑयल दे दो 10 लीटर्स, तो यहाँ पे क्या सर्टिनिटी है? नहीं है। सॉरी गाइस, आई एम स्टिल अंडर द वेदर, बट आई एम डूइंग बेटर। ओके, तो क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोले तो अब विकी कौशल तो बोल दे रहे हैं तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे सब बांध लाऊंगा, बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। पॉसिबल होना पड़ेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। सो आई वांट यू गाइस टू राइट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इन योर नोटबुक एंड राइट द सेक्शन ऑल्सो। क्या है? क्या है essentials of valid contract? There has to be offer and acceptance, legality of object, lawful consideration, certainty and possibility, free consent, and capability of parties. All of these have to be there for a contract to be a valid contract. Okay, I hope you have already written. Now let's start with offer and acceptance. Offer and acceptance is spoken about in section 2a. This is 2a. This is actually, this would be a better way to write. No, not offer and acceptance, actually proposal is spoken about in section 2a. Promise is spoken about in section 2b. सी कंसिडरेशन है बट इट इज नॉट सी कंसिडरेशन, सेक्शन 2D में क्विड प्रो क्यो, ठीक है। अग्रीमेंट सेक्शन 2E में है और सेक्शन 2H में है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो 2A, 2B, 2D, 2E, 2H ऑलरेडी डन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफर, दैट इज प्रपोजल अंडर सेक्शन 2A। एक प्रपोजल को के अंदर क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? क्लियर होगा। ऑफर हैज टू बी क्लियर, इट हैज टू बी डेफिनेट एंड इट हैज आल्सो टू बी कंप्लीट। यस, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अपने मन में ही ऑफर देके बैठ जाओ, नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन को, ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उस बंदे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिसको आप ऑफर देना चाहते हो। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे आप किसी ऑरेंज या मैंगो सेलर की शॉप पे गए या उसकी रेडी पर गए, वेंडर के पास, आपने पूछा कितने रुपए किलो भैया? और 100 रुपए किलो आम है, ठीक है, और आपने डालना शुरू कर दिया, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी 100 रुपीज kg और आपने अपने पैकेट में डालना शुरू कर दिया, या वेइंग जो स्केल था उसमें डालना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपने बोला नहीं बट ये इम्प्लाइड हो गया। और गाइज अच्छी बात ये है कि ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 सेशंस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाले हुए हैं।
तो जस्ट इन केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है आपका, तो 100% क्लास में बेसिकली मैंने डेमो लेक्चर्स जैसे डाले हुए हैं, तो आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं एंड हैव अ स्ट्रॉन्गर कमांड ऑन दीज 10 मार्क्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, क्लियर डेफिनेट एंड कंप्लीट होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन होना देना पड़ेगा, एक्सप्रेस्ड होगा या इम्प्लाइड भी चलेगा, एंड स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है और जनरल भी। मैंने बहुत अच्छे से ये क्लास में आपको कंटेंट कराया हुआ है, और ये नोट्स तो खैर आप यहीं से देख पाएंगे, राइट। मैंने देखो जो अभी आपको पूरी कहानी सुनाई हुई है, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ हम क्लास में पढ़ाई करते हैं। असेंशियल्स देखे हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और फिर इसी तरीके से असेंशियल्स ऑफ ऑफर भी हमने देखा था। मस्ट नॉट बी वेग, नॉट बी एन एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, बोले तो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन को भी हो सकता है दैट दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू, या इन जनरल बोल दिया कि भैया कोई भी आएगा जिसने ये थाली 1 घंटे में खत्म कर दी पूरी की पूरी, उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपये इनाम है, ऐसे देखा है ना, जनरल ऑफर, इट इज अ जनरल ऑफर। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज ऑल गुड। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल एंड स्मोक बॉल एंड कंपनी करके जनरल ऑफर हमने देखा था, पब्लिक एट लार्ज के बारे में हमने यहाँ बात कर रखी थी। ओके, अगेन मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है दैट इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर बुक बट वी हैव टॉक्ड स्पोकन अबाउट इट इन आवर क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोकेशन ऑफ ऑफर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इट हैज बिन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि आप सेक्शंस बिल्कुल इग्नोर करके चले जाओगे और हमारा काम हो जाएगा, सेक्शंस जो जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करना चाहिए। और अभी हमारे पास इतना समय जरूर है कि हम दिन में 15-20 मिनट स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शंस को दे सकते हैं। ओके, और अपने सेक्शंस लिखते चले जाइए गाइस, अपने सेक्शंस लिखते चले जाइए। एंड ऑल दोज हु हैव बीन स्टडीइंग विद मी, आप लोगों ने अगर कई सेक्शंस लिखे हुए हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो। नाउ लेट्स गो टू रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 में बता रखा है हमने। ऑफर पढ़ा सेक्शन 2A में, रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 में बोला था कि क्या आपने ऐसे ऑफर किया उसको कैंसिल कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, बट इट हैज टू बी डन बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले करना होगा। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल अपने आप में काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। okay, acceptance communicate before the acceptance is communicated to the proposer or the offerer। मतलब आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, बट वो एक्सेप्टेंस आप तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही आपने ऑफर रिवोक कर लिया। दिस इज अ पॉसिबिलिटी वेयर क्वेश्चन ऑफ ऑफर कैन हैपन। सेक्शन 5 इसके बारे में बातचीत करता है। यस क्लास में क्या एग्जांपल लिया था हमने, ओके हमने ऐसे बोला, रॉकी ने ऑफर दिया रानी को कि वॉच देनी है, बेचनी है उसको 50,000 रुपए की, और एक ऑफर दे दिया वाया व्हाट्सएप। बिफोर रानी सेंड्स हर रिप्लाई टू एक्सेप्ट द ऑफर, रॉकी ने अपना मन बदल लिया कि नहीं बेचनी है उसको गाड़ी, अपनी घड़ी, और उसने रिवोक कर लिया। अभी एक्सेप्टेंस नहीं आया था रानी से। Yes, since Rani had not communicated her acceptance, Rocky's revocation is valid. An offer can be revoked at any time before the acceptance is communicated to the offerer. I hope this is all good. Now let's talk about acceptance. Acceptance के क्या essentials हैं? Communication होना पड़ेगा यहाँ पे भी, बताना पड़ेगा, जैसे रानी को एक्सेप्ट करा है तो उसको बताना पड़ेगा। एब्सोल्यूट होना पड़ेगा कि ऐसे करोगे तो मैं ले लेती हूँ, नहीं करोगे तो नहीं मैं लेती हूँ। इफ्स एंड बट्स कैन नॉट बी हैपनिंग, इट हैज टू बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और प्रिस्क्राइब्ड मोड से, मतलब मे बी थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप वटेवर, जैसा कि बता रखा है ऑफर में कि इस मोड से आपको एक्सेप्टेंस भेजनी है, उसी मोड से आप एक्सेप्टेंस दे पाएंगे। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, सेम ही कहानी पकड़ लेते हैं।
इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस तो बहुत सारे टॉपिक हमने डिटेल में देखे थे, खैर हम वो सभी रिवाइज करेंगे, बट अभी हर एक का एग्जाम्पल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विद एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ इट इज देयर इन द ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। देयर आर 10 सेशंस, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का एक सेशन है, तो बिल्कुल समय वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो डबल की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे आप सेशन को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंस अराउंड आप चाहे तो एक दिन पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चल दे रहे हैं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 5 में देखा, वैसे ही रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 5 में ही है। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, आपने मुझे ऑफर दिया, मुझे एक्सेप्टेंस करना था ना। अब ये एक्सेप्टेंस मैं कब रोक सकती हूँ, कब रिवोक कर सकती हूँ? मैंने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भेज दिया, ओके, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफर। वो पहुंचने से पहले, जो मेरा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है, वो पहुंचने से पहले मेरा रेवोकेशन का चला गया है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पहुंच गया ऑफर के पास, फाइन, गुड, okay, acceptance once communicated to the offerer cannot be revoked, cannot be revoked। एक बार कम्युनिकेट कर दिया आपने कि भैया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप इसे रिवोक नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2I। सेक्शन 2A में हमने प्रपोजल देखा, 2B में हमने प्रॉमिस देखा, 2D में हमने कंसिडरेशन देखा, 2E में हमने अग्रीमेंट देखा, 2H में हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा, 2I में हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। सेक्शन 10 में हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा। सेक्शन 2A में हमने, क्योंकि ऑफर के बारे में बात करी थी, फिर रेवोकेशन ऑफ ऑफर 5 में देखा, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी, फिर रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेक्शन 5 में बात करी। अब सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने चल रहे हैं। इफ एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties but not of others is known as voidable contract। मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, या पूरा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करते, इन जनरल ये बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, या वॉइडेबल, ओके लेट्स टॉक अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ओनली। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। ऐसे मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर तमंचे की नोक पे मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया को गाड़ी बेची और 1 लाख रुपए ले लिए, ये ऑफर भी, एक्सेप्टेंस भी, कंसिडरेशन भी, अग्रीमेंट में एनफोर्सेबल भी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर जिसके सर पे गोली रख के बिकवाया था, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ पे जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन, किसी एक के ऑप्शन पे जो अग्रीव्ड है बेसिकली, उसके ऑप्शन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है। जिसने गोली रखी थी उसके उसके ऑप्शन पे नहीं, बट जिसकी गोली रखी गई थी, ऐसी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसी फ्रॉड हो सकता है, ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऐसी क्वर्जन हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं वॉइड अग्रीमेंट की, जो सेक्शन 2G में बता रखा था। 2A, 2B, 2D, 2E, 2H, 2I एंड 2G पढ़ रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ में, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते, तो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। वॉइड अग्रीमेंट के हमारे पास कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स हमें याद भी करने हैं, उनके एक्सेप्शंस भी याद करने हैं। ठीक है, सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, सेक्शन 30 तक बातचीत मैं आपसे वॉइड अग्रीमेंट के अंदर कर रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, 24 में क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए बन जाएगा वॉइड अग्रीमेंट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, ये अग्रीमेंट बन जाएगा वॉइड एज पर सेक्शन 2G, और ये बता रखा है सेक्शन 24 में। सेक्शन 25 बोल रहा है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन नहीं है किसी अग्रीमेंट में तो वो भी वॉइड ही है। यस, बिकॉज हमने पढ़ा था प्रपोजल
एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन तो अग्रीमेंट हो। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो वॉइड हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है तो वो भी वॉइड होगा एज पर सेक्शन 2G। और कंसिडरेशन के बारे में सेक्शन 2D में बात कर रखी है, जिसकी डिटेलिंग अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ करने वाली हूँ। agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of trade, agreement in restraint of legal proceedings, ये भी void होते हैं। अगर आपने अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज किया, सेक्शन 26 बोल रहा है कि किसी को शादी करने से रोक रहे हो, उस बात पे अग्रीमेंट हो रहा है, इट इज वॉइड। कोई ट्रेड करने से रोक रहे हो, अगेन इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। क्या एक्सेप्शन हो सकता है, देखो यहाँ पे मैंने इसको समझाया हुआ है। एक्सेप्शन अरे लिखा हुआ नहीं है मैंने, बट एक्सेप्शन है। व्हाट आर द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है, ट्रेड में एक्सेप्शन ये है कि अगर लेट्स से आप और मैं सेम बिजनेस में थे और मैं अब हम लेट्स से पार्टनर्स थे और अब मैं आपका बिजनेस छोड़कर जा रही हूँ, इस पार्टनरशिप को एंड कर रही हूँ, और ऐसी बात हमने लिखी हुई थी अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने एग्रीमेंट में कि फॉर 1 ईयर सेम लोकेलिटी में आप सेम बिजनेस नहीं कर पाओगे अगर कोई भी पार्टनरशिप छोड़ के जाता है। तो यस, रीजनेबल टाइम के अंदर, रीजनेबल लोकेशन के अंदर रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है, बट वाला कभी भी नहीं कर सकते, पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं कर सकते, पूरे इंडिया में नहीं कर सकते। दैट कांट बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, दैट कैन बी इम्प्लीकेटेड और इम्पोज्ड। ओके, लीगल प्रोसीडिंग कि अगर हम दोनों पार्टनर्स हैं, ऐसा अग्रीमेंट कर लेते हैं, ना तू मेरे पे केस कर पाएगा ना मैं तेरे पे केस कर पाऊंगा। अरे भैया, लीगल प्रोसीडिंग, कानून का दरवाजा तो खटकाने का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ना। तो यही बोल रहा है लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 से, बोल रहा है कि दिस देयर इज नो दिस अग्रीमेंट विल बिकम void as per section 2G if there is any constraint made or restraint made on legal proceedings। yes, ये मैंने बहुत डिटेल में जाके आपको इस सेशन में समझाया हुआ है। ओके, let me just check this out। yes, देखो मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, और ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ टोटल 10 सेशंस इस चैप्टर के अपलोडेड हैं चैनल पर ऑलरेडी। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एक्सेप्ट अगर कोई माइनर है तो ये उस पर रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है। ओके, agreement in restraint of trade, an agreement restraining lawful trade business उस profession is void, ये void हो जाएगा। exception क्या है, seller of business goodwill can agree not to carry on similar business within a reasonable limit, time और limit का reasonableness लगाया जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए कहीं पे कुछ भी नहीं रोका जा सकता। जैसे सोनू एक पॉपुलर चाय वाला है, उसका बिजनेस है लखनऊ में, टीटू ने अग्री किया कि मैं आपका बिजनेस खरीद लूंगा और गुडविल दूंगा उसके लिए 10 लाख रुपए। एज ए पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट सोनू प्रोमिसेस नॉट टू ओपन अनदर चाय शॉप एनीवेयर इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 years। और बाद में इन्होंने कानपुर में खोल दिया, टी2 ने सू कर दिया कि भैया आपने अग्रीमेंट वायलेट किया है। सेक्शन 27 ये बोलता है अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग सोनू फ्रॉम ओपनिंग अ चाय शॉप एनीवेयर इन इंडिया, भैया रीजनेबल लिमिट्स में रोकी जा सकती थी, ये तो आपने पूरे इंडिया में कहीं पे भी रोक दिया तो ये वॉइड हो जाएगा, बिकॉज इट इज इम्पोजिंग अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज राइट टू ट्रेड। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? अगर बोलते हैं कि आप लखनऊ में नहीं खोल सकते, हाँ ठीक है, रीजनेबल टाइम के लिए नहीं खोल सकते, हाँ ठीक है। If Sonu had agreed not to open a similar chai shop in Lucknow, where T2's current business is operating for a reasonable time, the agreement would have become valid as an exception to Section 27 of Indian Contract Act 1872, which allows such restriction to protect business goodwill, right? तो मोटी मोटी बात ये है कि अग्रीमेंट अगर लॉफुल ट्रेड के लिए रिस्ट्रेनिंग हो रहा है, किसी बिजनेस के लिए रिस्ट्रेनिंग हो रहा है, तो वो वॉइड हो जाएगा अनलेस जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो रीजनेबल है, अगेंस्ट गुडविल है, किसी टाइम पर्टिकुलर लोकेशन नेचर ऑफ ट्रेड के लिए रोकी हुई है, हाँ ओके फाइन है, ठीक है। अग्रीमेंट्स फॉर वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी, जिस अग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है कि भैया मैं ना आपसे टॉयज लेने आया हूँ
100 kg टॉयज दे दो, कौन सा टॉय दो भैया, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी, राइट? इफ देयर इज एन अग्रीमेंट without any certainty, even that agreement is void as per section 2G of Indian Contract Act. An agreement by way of wager. What is way of wager? Let me talk about it in a detailed manner, because this is something that I don't want you guys to miss. Okay, wager क्या है? जब आप शर्त लगा रहे हो, लेट्स से सट्टा लगा रहे हो किसी इवेंट के होने ना होने पर, आप यू आर टेकिंग अ कॉल, जैसे आईपीएल मैच जीत गया कोई, ये आरसीबी जीत जाएगी या कौन कौन ले, आई डोंट नो, हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स जीत जाएंगे, तो आपने उस पे लगा दिया by way of wager agreement, this is also void. Subscription for horse racing price less than or equal to 500, क्या सट्टा लगा रहे हो ना, तो it will not be considered as a valid agreement, it will be considered as a void agreement as per section 2G of Indian Contract. X wagers rupees 1 crore with Y on India Pakistan match, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये void है, वेजरिंग कर रहे हो ना, जैसे ही आप वेजर कर रहे हो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा void, एक्चुअली अग्रीमेंट बन जाएगा void. ओके, तो आपने क्या बोला, हमने शुरू किया वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन 2G में, कहाँ कहाँ क्या क्या टाइप्स है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट एक्चुअली जहाँ कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वो अग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड. जहाँ अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना है, दैट अग्रीमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वॉइड. कोई भी रिस्ट्रेंट लगाया हुआ है आपने मैरिज पे, ट्रेड पर या लीगल प्रोसीडिंग्स पर, तो वो भी हो जाएगा वॉइड. कहीं पे भी अनसर्टेनिटी है किसी डीलिंग में, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बन जाएगा वॉइड. और अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आल्सो इज अ वॉइड अग्रीमेंट. सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 सेक्शंस के साथ मैंने स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं, और ये सारे नोट्स, ऑल ऑफ द चैप्टर्स कंबाइंड टुगेदर ई वर्जन आप ऐप पे या वेबसाइट पे अवेल कर पाएंगे. ओके, यू कैन सी ऑल द नोट्स इफ यू वांट टू अवेल देम, गेट हैंड्स ऑन इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगी, यू कैन गेट एंड purchase it from the website. Now let's talk about consideration. Section 2D में बोल रखा है something in return is consideration. An act or abstinence or promise to do, actually it moves at the desire of the promiser by the promisee or any other principle. These are the two fundamental principles of consideration. Okay, क्या है? What is consideration as per section 2D? It is an act, abstinence or promise which moves at the desire of the promiser by the promisee or any other person जो moving हो रही है, और promisee और other person के बारे में बात हो रही है. These are the two fundamental principles of consideration, और यही है consideration by promise. और यहाँ पे हमने एक केस लो देखा था, चनैया वर्सेस रमाया. यहाँ पे एक लेडी डोनर थी जिन्होंने ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को. जो डॉटर है, जिसने दिया वो डोनर, जिसने लिया वो डोनी. तो जो डॉटर है वो डोनी हो गई. डोनी प्रोमिसेस टू पे एन्युटी टू अंकल, मतलब मामा को देने हैं, कुछ एन्युटी दे देंगे हर साल. डॉटर रिफ्यूजेस, क्लेम्स नो कंसिडरेशन फ्रॉम अंकल. अंकल ने तो नहीं दिया ना, मम्मी ने दिया था, तो उनको मैं क्यों दूं, ऐसा जाने के बाद, ऐसे डेथ होने के बाद. ये बोला. कोर्ट का डिसीजन ये था कि मदर्स कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड सफिशिएंट. यहाँ पर दिया ही, मदर ने अपनी बेटी को ये प्रॉपर्टी दी ही तब थी जब बोला था कि मैं दे रही हूँ प्रॉपर्टी, बट उसके अगेंस्ट हर साल एक अमाउंट अंकल को देना है. तो ये कंसिडरेशन इनफ है. कोर्ट का डिसीजन बोल रहे हैं मदर्स कंसिडरेशन इज सफिशिएंट. क्या बोला मेरे बेटे? मदर्स कंसिडरेशन इज सफिशिएंट. अंकल चाहे डायरेक्ट पार्टी भी नहीं थे इस पूरे कंसिडरेशन, दो मम्मी और बेटी के बीच में, डोनर और डोनी के बीच में जो बातचीत हुई थी, बट स्टिल अंकल कैन सू. Okay, this is Chinaya versus Ramaya. It's an important case law. बहुत अच्छे से क्लास में मैंने बताया हुआ है. इसके
पूरे चैप्टर के जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो भी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन सैम्पल। जब आप क्लास इंटर की क्लासेस में जाते हैं, इंटर 1 की क्लासेस में, लॉ की क्लास में जाएंगे, वहाँ पर डेमो लेक्चर्स, ऑल द 10 डेमो लेक्चर्स, इसका लिंक आपको एक्चुअली यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और आपके पास सारे नोट्स भी अवेलेबल है फॉर द 10 क्लासेस। ओके, टोटल 12 क्लासेस में हमने चैप्टर किया हुआ है। तो एक चैप्टर तो एक एक्चुअली एक डेडिकेटेड सेशन तो आपका MCQs का ही है, तो ओनली 11th सेशन इज नॉट अवेलेबल। Okay, and if you want I can upload that also, just let me know in the comment box। 10 sessions already uploaded है। Now let's go to the types of consideration। हमारे पास 3 types of consideration है, executory, executed and past। executory, executed, executed and past। ठीक है, चलो एग्जीक्यूटरी क्या है? फ्यूचर प्रोमिसेस टू परफॉर्म इज एग्जीक्यूटरी। जैसे ए ने प्रॉमिस किया टू मैरी बी इन फ्यूचर। एग्जीक्यूटेड, एक्ट और फॉरबियरेंस मेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। एक्ट मतलब कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, फॉरगो करने के लिए। ओके, जब प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटेड है। लाइक मोनिका बेक्स अ केक, Rachel pays immediately। Rachel has acted immediately। जैसे immediately हो गया या तो ये executed है। और past क्या है? Act completed before the promise। जैसे Rose helped Joey move furniture, later Joey takes Ross for dinner। बाद में ले जा रहे हैं। जब बात हो रही थी, जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा था, उस समय कुछ कंसिडरेशन पे नहीं करी, बट आप अपनी विल से बाद में लेकर जा रहे हैं, तो बात पहले कुछ किया था उसके लिए आप अभी पे कर रहे हो। पहले रॉस ने जॉय का फर्नीचर मूव करने में हेल्प करी थी, इसलिए जॉय अब डिनर पर लेकर जा रहा है रॉस। पहले करा हुआ काम का कंसिडरेशन अब कर रहे हो, इसलिए पास कंसिडरेशन। इमीडिएटली हो गया तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया। एग्जीक्यूटरी इज हैपनिंग इन द फ्यूचर। Okay, now let's talk about the legal rules regarding consideration। What are the legal rules? It moves at the desire of the promiser। ओके, प्रोमिसर के डिजायर पे मूव करता है। प्रोमिसर वो जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रोमिजी। सो द कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और सम अदर पर्सन। ये दोनों फंडामेंटल्स पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले हमने। मस्ट बी ऑफ वैल्यू, पता चल रहा है किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है, वो कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? कैन बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। ऐसे ही हमने शुरू किया था सेक्शन 2D पढ़ना। मे बी फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों हमने समझ भी लिए हैं। मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं हो सकती। नीड नॉट बी एडिक्वेट, जैसे मैंने मान लेते हैं अपनी मम्मी से अचार लिया, अचार की कॉस्ट लेट से 500 रुपये थी, बट मैंने 1 रुपये ही दिया, तो क्या जरूरी है कि नहीं भैया आपने कंसिडरेशन तो 1 रुपये ही दिया था, दैट वाज नॉट एडिक्वेट? अगर मैंने अपनी गाड़ी 10,000 रुपये की बेच दी, चाहे वो 20 लाख रुपए की गाड़ी थी, कंसिडरेशन था, बट यस कंसेंट फ्री होना चाहिए। जो हमने सेक्शन 10 में 6 बातचीत पढ़ी थी वो सब बातें ऑफ कोर्स रहेंगी, बट देन जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो। जो आपको लग रहा है कंसिडरेशन है वही कंसिडरेशन हो। इट कुड बी, इट इज अ डील बिटवीन द प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी, इट इज नथिंग टू डू विद यू एंड मी। okay, must not be illusionary, cannot involve pre-existing obligation। अगर existing कोई already आपकी ड्यूटी, कोई liability, कोई obligation थी, वो नहीं होनी चाहिए। okay, and must not be illusionary also। जैसे अगर मैं illusionary का एग्जांपल लेती हूँ, A promises B I will pay you ₹500 if I feel like it। illusion में है ये तो, या और दूसरा क्या है? कैन नॉट इन्वॉल्व प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। पुलिस वाले का काम है केस सॉल्व करना, है ना? ये प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है। तो पुलिस वाला क्या बोल रहा है? a police officer promises to solve a case for ₹10,000 from you। भाई आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है कि आपको केस सॉल्व करना है, और बी आपको 10,000 रुपए देगा तब आप केस सॉल्व करोगे। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। सो व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन? दैट इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ द promiser।
ओके, क्या बोला हमने? It moves as a desire of the promiser can move from the promisee or any other person. Must be of value. It could be an act, abstinence, or promise. Can be executory, executed, or past also. Must not be unlawful, need not be adequate, and must be. अब ये तो हमने साथ पढ़ ली, इसके अलावा हमने क्या बोला? कैन नॉट इन्वॉल्व एनी प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द पुलिस ऑफिसर. मस्ट मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी, मेरा मन करेगा तो दूंगा, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी अ पॉसिबिलिटी. एंड मस्ट नॉट बी अपोजिंग एनी पब्लिक पॉलिसी. जो पब्लिक बोल रहा है, जो पब्लिक पॉलिसी बोल रही है, उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए, लाइक लेट्स से प्रोस्टिट्यूशन और समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन फेवर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. Am I clear to everybody? मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? भेजे में जा रहा है ना? तो इसी बात पे लाइक का बटन भी दबा दो और चमका भी लिख दो मुझे चैट बॉक्स में. ठीक है, लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको कोई क्वेश्चन है पोस्ट द सेशन तो मेरे से वहाँ बातचीत भी कर पाओगे. Now let's talk about agreement without consideration. Section 25 इसके बारे में बात कर रहा है. याद है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बढ़ाया था ना अभी ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट सॉरी ये अग्रीमेंट ही क्या हो जाता है? void as per section 2G. Agreement without consideration is spoken about in section 25. Section 25 पे डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से भी पूछा जा सकता है. जो जनरल रूल है वो है एक्स नोडू फैक्टो नॉन ऑरिथोर एक्शन. ये लीगल मैगजीन दे देंगे, कहेंगे लिखो सेक्शन 25 समझाना है आपको. यहाँ क्या ये रट्टा लगाना है? लीगल मैगजीन 100%. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. जनरल रूल तो यही है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो अग्रीमेंट इटसेल्फ इज गोइंग टू बिकम वॉइड. बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. ओके, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस. व्हाट्स द एक्सेप्शन? अगर नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण कोई किसी को कुछ दे रहा है, ठीक है, नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण कोई किसी को कुछ दे रहा है और वापसी पे कुछ नहीं ले रहा है, इन रिटर्न कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? हाँ जी वैलिड. जैसे एक पापा ने अपने बेटे को प्यार में कुछ दे दिया, कोई प्रॉपर्टी दे दी, कोई पैसे दे दिए, कुछ रिटर्न में नहीं लिया. नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, हाँ है. फैमिली रिलेशनशिप है, हाँ है. बट लिखित में होना पड़ेगा. इट हैज टू बी इन रिटन and has also to be registered. ऐसा नेचुरल लव और अफेक्शन से दिया जा रहा है, फैमिली अरेंजमेंट में दिया जा रहा है, रिटन है, रजिस्टर्ड है, कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा. वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए किसी ने आपको, आपके घर में आग लग रही थी, किसी ने वहां पे पानी डाल के उसे बुझा दिया, पहले कुछ उसने आपने कुछ ऑफर नहीं दिया था, ठीक है, बट देन यू पेड समथिंग. वॉलेंट्री एक्ट के लिए कोई कंसिडरेशन देना चाह रहा है, दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. टाइम बार डेट पर भी, टाइम बार्ड डेट पर भी एक्सेप्शन है. नाउ व्हाट इज टाइम बार्ड डेट? टाइम बार्ड डेट को हमने कैसे पढ़ा था कि लॉ ये बोलता है कि एज पर द लिमिटेशन लॉ, लॉ ये बोलता है कि सर्टेन पीरियड के अंदर अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है और वो नहीं दे रहा और आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा रहे हो इस पीरियड के अंदर, तो कोर्ट ऑफ लॉ आपकी मदद नहीं कर पाता है. बट यहाँ पर हमने बोला था कि लेट्स से 30 साल के अंदर पेमेंट करनी थी, अगर 30 साल में नहीं हो पाया तो आप कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटा पाओगे. ये 3 साल बोल लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. बस 3 इयर्स तक अगर किसी ने पैसे देने थे आपके, किसी ने पैसे देने थे लेट्स से 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, आपने कहा दे दे, कहा मैं देता हूँ, ऐसे करते 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 3 साल बीत गए. आपने 3 साल बाद सोचा कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं. अब कोर्ट ऑफ लॉ आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि आप विद इन टाइम पीरियड नहीं आए एज पर द लॉ, कि आप कभी भी उठ के आ जाओगे. ऐसे ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं, पुरानी पुरानी बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या तो टाइम में आते हैं वरना वेरियस अदर रीजंस की वजह से लिमिटेशन लॉ मना करता है कि विद इन टाइम आपको आना पड़ेगा. बट लेट्स से टाइम खत्म होने से, लेट्स से 3 इयर्स का टाइम था, उसमें आप जा सकते थे कोर्ट ऑफ लॉ में, और क्योंकि आपने लिमिटेशन लॉ पढ़ रखा था या आप इस पॉइंटर से वाकिफ थे, तो आपने क्या कहा कि 3 साल खत्म होने से पहले कुछ पैसे दे दे मुझे,
अगर नहीं देगा तो मैं अभी ले जाऊँ देखो कोर्ट ऑफ लॉ में। सामने वाले ने कहा ठीक है मैं देखो कुछ पैसे दे देता हूँ, 1 लाख रुपए देने थे बट मैंने देखो भाई लेट्स से 1000 रुपीज दे दिए, 10,000 रुपीज दे दिए, तो जिस दिन पैसे दे दिए उस दिन से नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम बार डेट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25, दैट इज अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ओके यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, इन जनरल समथिंग इन रिटर्न नहीं है, बट टाइम बार डेट में इट इज एन एक्सेप्शन। एक्स नोडो पैक्टो नॉन ऑरिटोर एक्शन। ओके, आई होप दिस इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और बहुत बार पूछा हुआ है, लीगल मैगजीन से ही क्वेश्चन पूछ लिया, सेक्शन 25 यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में है ये टॉपिक, कि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, और ये नोट्स जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, और ये पूरा चैप्टर भी अवेलेबल है इन केस यू वांट टू हैव स्ट्रॉन्गर कमांड ऑन दिस चैप्टर। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर ऐसे समझाना पड़ेगा। द जनरल रूल इज एक्स नो दो पैक्टो नॉन ऑरिथोर एक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाओगे, फिर सेक्शन 25 क्या बोल रहा है वो बताएंगे। रिटन रजिस्टर मैंने अभी बोल के भी सुनाया आपको, है ना। कहाँ कंसिडरेशन नॉट वॉइड है, इन सारे केसेस में इट इज नॉट वॉइड। वॉइड अग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। Okay, moving forward. Now let's talk about the legality of object. Legality of object क्या है? Legality of object means ultimate purpose क्या है legality of object का? It has to be lawful. It has to be lawful. The consideration of the object is unlawful if. Unlawful कब होगा? अगर law मना कर रहा है, if it is forbidden by law. ओके, और इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द लॉ। लॉ जो बोल रहा है उसका पर्पस ही डिफीट कर दे रहा है, इन दैट केस इज ऑल्सो। अगर फ्रॉडलेंट है तो भी अनलॉफुल है। अगर किसी भी तरीके से या तो किसी को हानि पहुंचा रहा है या पहुंचाने की कोशिश करी जा सकती है, या तो इन्वॉल्व या फिर इम्प्लाई कर रहा है इंजरी, then also it is considered, the consideration of the object is considered unlawful, या फिर it is regarded as immoral or against the public policy. All of these reasons the object is considered to be ill or unlawful. There has to be legality of object. When will this legality, the object or consideration will be considered unlawful in all of these circumstances that we have just spoken about. ठीक प्यारे बच्चों, now let's talk about e-contract. What is e-contract? E-contract is paperless agreement. पेपरलेस अग्रीमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो उसे ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी बातचीत, जो भी एसेंशियल्स हमने सेक्शन 10 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के देखे थे, वो सब ई कॉन्ट्रैक्ट में भी होने पड़ेंगे। हैज टू फुलफिल सम सेम बेसिक एलिमेंट्स एज ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट के? ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, इंटेंशन होगा, यस बाइंडिंग करना चाह रहे हैं हम अग्रीमेंट, कंसेंट फ्री होना पड़ेगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, सर्टेनिटी भी होना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस भी होना पड़ेगा, परफॉर्मेबल भी होना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ परफॉर्म ही नहीं करी जा सकती, जैसे चांद तारे ला ही नहीं सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। उसी तरीके से चाहिए ई कॉन्ट्रैक्ट के वर्जन में भी हो जाए तभी भी वैलिड नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज हैव टू बी देयर फॉर अ ई कॉन्ट्रैक्ट आल्सो टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कैसे काम करता है ये कॉन्ट्रैक्ट? ऑफरर की वेबसाइट पे लेट्स से कुछ नेटफ्लिक्स पे लिखा हुआ है कि 999 रुपीज़ में आपको 4 विंडोज़ मिलेंगी महीने के लिए। ओके, ईमेल करोगे लेट्स से इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ नेगोशिएशंस, और या फिर आपने पेमेंट कर दी तो नेटफ्लिक्स के थ्रू आपके पास एक अग्रीमेंट बन के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली साइंड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एनफोर्सेबिलिटी वैलिड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर देयर। नेटफ्लिक्स का ऐसे सब्सक्रिप्शन लेते हो, ऑल ऑफ इट इज देयर, राइट। ऑनलाइन आप कुछ भी लेते हो, ऑल ऑफ दीज आर देयर, कुछ भी आप ऑनलाइन लेते हो तभी भी, या तो ऑफर हुआ, नेगोशिएशन हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, डिजिटल सिग्नेचर्स आए और एनफोर्सेबिलिटी होनी हो जाएगी।
Yes, so offer, negotiation, acceptance, digital signature, and enforceability, all of these. This is how the e-contract works. Okay, now capacity to contract, section 11, Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh is the case law that we have studied. एज ऑफ मेजोरिटी होनी पड़ेगी, मतलब 18 वर्ष या उसके ऊपर होना पड़ेगा, और जब आपका कोई लीगल गार्जियन के अंदर हो एज पर द वॉर्ड एक्ट, गार्जियन एंड वॉर्ड एक्ट, तो यहाँ पर आपको 21 वर्ष का होना पड़ेगा टू बिकम अ मेजर. साउंड माइंड का होना पड़ेगा इन जनरल टाइम्स, स्पेशली इन द व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल एक्सेट्रा नहीं हो जब कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ऑल्सो. नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ एज इन, लेट्स से आप किसी एक ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो जो उस देश का वासी है जिस देश के साथ इस समय हमारे करंट सिचुएशन, हमारी कंट्री की वॉर सिचुएशन लेट्स से है. ओके, तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. माइनर क्या है? माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. कोई एस्टोपल नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, कोई रैटिफिकेशन भी नहीं है. मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष इज द केस लॉ दैट हैज spoken about the minor. Unsound mind is spoken about in section 12. की प्रिंसिपल्स क्या है? सामने वाले बंदे को समझ में आनी चाहिए, इसलिए अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी और वो रैशनल जजमेंट्स ले सको. लेट्स से नॉर्मल तो है, बट आपको इस देश में 4-5 पैक डाउन है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, नहीं चल पाएगा ना. ओके, उसको समझ ही नहीं आएगा और रैशनल जजमेंट ले ही नहीं पाएगा. ओके, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, एलियन एनिमी, लाइक आई टोल्ड यू, किसी के ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो जो ऐसे देश का वासी है जिस देश के साथ आपके देश की लड़ाई चल रही है. फॉरेन सॉवरेन्स, कोई बंदा कॉन्विक्टेड है, लेट्स से जेल की सलाखों के पीछे, आप डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इंसॉल्वेंट हो, आपकी असेट्स कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, या कंपनी इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता, जैसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस करते हैं, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं. सो आई होप यू ऑलरेडी नो दिस, राइट. ओके, अब धर्मोदास घोष वर्सेस बोरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष में हुआ क्या था? इन जनरल लॉ बोलता है जो वर्सेस के इधर वाला है वो प्लेंटिफ है, वर्सेस के इधर वाला है वो डिफेंडेंट है. जो केस कर रहा है वो वर्सेस के इधर है, लेफ्ट में साइड है, और वर्सेस के दूसरी साइड होता है डिफेंडेंट जिस पे केस किया जा रहा है. तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है. अभी आप देखेंगे इस पूरे केस लॉ में कहीं पे मोहरी बीबी है ही नहीं, क्योंकि मोहरी बीबी थी वाइफ किसकी? ब्रह्मोदत्त की. सो व्हाट हैपेंड इज, धर्मोदास घोष एक माइनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी ब्रह्मोदत्त के पास, और ब्रह्मोदत्त को पता था कि ही वॉज अ माइनर, और इसके अगेंस्ट 20,000 रुपये लोन लेने की बात करी. ब्रह्मोदत्त के एजेंट थे केदारनाथ ने 10,500 रुपये का एक पेमेंट दे दिया, बोला बाकी पेमेंट देता हूँ. अब जब धर्मोदास घोष की मम्मी को पता चला कि भैया तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है, तो धर्मोदास घोष की मम्मी ने एक लेटर लिखा केदारनाथ को कि भाई मेरा बेटा तो माइनर है और ये ना मैं पैसे वापस दे पाऊंगी और ना ही प्रॉपर्टी आपकी हो पाएगी. केदारनाथ ने ब्रह्मोदत्त को ये बात बताई. ब्रह्मोदत्त केस कोर्ट ऑफ लॉ में गया, और ऐसे लोअर कोर्ट से अपर जाते 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 सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, और तब तक डेथ हो चुकी थी ब्रह्मोदत्त की. तो मोहरी बीबी वाज फाइटिंग धर्मोदास घोष इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो मोरी बीबी ने, क्योंकि मोरी बीबी की तरफ से केस चल रहा था, इसलिए केस लॉ का नाम है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. बट यहाँ पे जजमेंट ये आई क्योंकि ब्रह्मोदत्त को और उसके एजेंट को पता था कि बंदा माइनर है, उसके बाद भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो ना तो एस्टोपल है ना रेक्टिफिकेशन है, माइनर तो लायबल करार किया ही नहीं जा सकता, माइनर तो लायबल ठहरा ही नहीं जा सकता. तो जजमेंट आई धर्मोदास घोष क्योंकि माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही रद्द है मेरे बेटे. ओके, आई होप वी आर ऑल गुड. एकदम मस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ये केस लॉ आपको दिमाग में चमक चुका होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसेंट. कंसेंट की पूरी कहानी सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हम पढ़ने वाले हैं. ओके, आई थिंक 22 ऑल्सो विल टॉक. चलो लेट्स टॉक अबाउट कंसेंट. कंसेंट शुरू करते हैं. ओके,
कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी कर रहे हैं कंसेंट सेक्शन 13 के साथ, है ठीक है। सेक्शन 13 में एक्चुअली कंसेंट है, फ्री कंसेंट में आज 14 फिर 15 से क्वेश्चन चालू होगा। अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यही कंसेंट है। जैसे मैं अपनी लाल रंग की i10 बेचना चाह रही हूँ, आप लाल रंग का i10 खरीदना चाह रहे हो, दोनों सेम चीज के बारे में सेम समय पे सेम तरीके से सोच रहे हैं, तो कंसेंट है। नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस एट ईडम होना पड़ेगा, मतलब मैं सेम तरीके से, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है वो सेम चीज को सेम तरीके से सोच रही हूँ। कि जैसे मेरे पास दो गाड़ी है, मैं सोच रही हूँ i10 बेच रही हूँ, आपको लग रहा है आप ऑल्टो खरीद रहे हैं, है ना, या मैं ऑल्टो बेच रही हूँ, आपको लग रहा है आप i10 खरीद रहे हैं। क्या ही कंसेंसस एट ईडम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा ना। फ्री कंसेंट इज स्पोकन अबाउट इन सेक्शन 14। कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय, कंसेंट फ्री नहीं है अगर ये कॉज किसके कारण है? क्वेश्चन, जबरदस्ती। गोली मार भेजे में भेज शोर करता है, हाँ, अगर ऐसा हो रहा है ना रे ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाबा जी की बूटी, नहीं नहीं, बाबा जी ने कहा इसलिए कर रहे हैं। या डॉक्टर पेशेंट के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मतलब आप नो पेशेंट जो है इन्फ्लुएंस में होता है डॉक्टर के। इसी तरीके से सॉलिसिटर और क्लाइंट हो सकता है, सॉलिसिटर इज अ लॉयर, ओके। देन फ्रॉड इज स्पोकन अबाउट इन सेक्शन 17। सेक्शन 18 इज स्पोकन इन सेक्शन 18 इज स्पीकिंग मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 19 में तो वॉइडेबल हो जाता है इन सारे सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ 1। सेक्शन 2 आए पढ़ा था ना, वॉइडेबल, यहाँ पे वॉइडेबल कहला देता है। सेक्शन 19 में वॉइडेबिलिटी की बात दे देते हैं जब कंसेंट फ्री नहीं होता है। और सेक्शन 20, 21 एंड 22 टॉक्स अबाउट मिस्टेक अपने आप में काफी डिटेल्ड टॉपिक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज जब आप किसी को धमका रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। अनलॉफुल एक्ट टू एंटर एन अग्रीमेंट, द इफेक्ट हियर इज voidable। सेक्शन 19, restoration of benefits required। अगर लेट्स से मुन्ना भैया ने गुड्डू भैया के सर पे गोली रख के बोला गाड़ी दे दो, 18 रुपए की, 18 लाख वाली थार 1 लाख रुपए में देने को बोला, कि अब मैंने प्रपोजल किया, अग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, एनफोर्सेबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया बेटा, बट जिसकी सर पे गोली रखी थी ना, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाए तो यस, 1 लाख रुपए वापस देने होंगे, रिस्टोर करना होगा, और अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रख लो, अपनी गाड़ी वापस लिया। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, ओके। अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे एक पार्टी डोमिनेंट है, जैसे डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में, डोमिनेंट पार्टी अब्यूजेस पोजीशन ऑफ अनदर। सर्टेन रिलेशनशिप्स को आप अज्यूम कर लेते हो कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट, बट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? ऑन डोमिनेंट पार्टी फॉर फेयरनेस द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस करी जा रही है साबित डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको साबित करना है कोर्ट ऑफ लॉ में? इज डॉक्टर, बिकॉज ही इज इन द डोमिनेंट पोजिशन, ठीक है। फ्रॉड इज स्पोकन इन सेक्शन 17। फ्रॉड क्या है? एक ऐसा एक्ट है जो कर रहे हो आप इसलिए क्योंकि आपका एजेंडा, आपका इंटेंट है कि सामने वाली पार्टी को धोखा दिया जा सके। एक्ट्स कमिटेड विद एन इंटेंट टू डिसीव बोले तो धोखा, और इंड्यूस अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ आब्राकडाब्रा आ जाओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ। की एलिमेंट्स क्या है फ्रॉड के? फॉल्स सजेशन, सजेस्टिंग अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, झूठ बोल के कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो। एक्टिव कंसीलमेंट, छुपा रहे हो, जानबूझ के छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, किसी को बताने का नहीं, ठीक है। हाइडिंग अ फैक्ट विद नॉलेज ऑफ इट्स ट्रूथ, आपको तो पता है बट आप फिर भी छुपा रहे हो। फॉल्स प्रॉमिस, मेकिंग अ प्रॉमिस विद नो इंटेंशन, आप बस ऐसे ही कर रहे हो, इंटेंशन नहीं है आपका उसको फुलफिल करने का। बन जा तू मेरी रानी, हाँ। intention to fulfill it, there is no intention, okay। other acts, an act to deceive, कोई भी एक्ट हो सकता है, धोखा देने का कोई भी एक्ट हो सकता है। लीगल fraudulent act declared fraudulent under law,
ओके कोई भी मतलब लॉ बोल रहा है कि ये फ्रॉड है तो वो फ्रॉड है। जैसे हमने 447 की बहुत दुहाई दी है जब हम कंपनीज एक्ट कर रहे थे। यस, so all of these are the key elements of fraud. I want you guys to write it in case you have not already. The sections that we have spoken about in today's section is section 2A, 2B, 2D, 2E, 2H, 2I, 2G, section 10, section 11, section 12, section 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर 24 बोला हमने, है ना। 24 में कहाँ कहाँ वाइड अग्रीमेंट्स हैं। सेक्शन 2 आई के अंदर कहाँ का बोला था, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ना। रिस्ट्रेंट वाले में भी हमने अंदर ही बोले थे 27, 28, रिमेंबर। और जहाँ 25 में हमने अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन और उसके डिटेल्स ही पढ़ी। जनरल रूल पढ़ा, जनरल रूल के तीनों एक्सेप्शंस भी थे। सारे सेक्शंस याद आ रहे हैं अपने ब्रेन में और अपने आई होप अपने नोटबुक में लिख लिए हैं। अगर लिख लिए हैं तो मेरे साथ लॉ बाय सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड एंड आई सजेस्ट, आई हाईली रिकमेंड टू राइट ऑल ऑफ दीज की एलिमेंट्स ऑल्सो इन योर नोटबुक। नाउ अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्या साइलेंस फ्रॉड कहलाता है? साइलेंस फ्रॉड नहीं है वैसे तो, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर आपकी ड्यूटी थी कि आपको बोलना चाहिए था, यू आर इन अंडर अ ड्यूटी टू स्पीक एंड यू डिड नॉट स्पीक, देन इट इज गोइंग टू बी, योर साइलेंस विल बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। Silence violates a legal duty to disclose facts. आप चुप रहे जहां आपको चुप नहीं रहना चाहिए था, ये बन गया फ्रॉड। ओके, जहां पे आपका चुप रहना ही बोलने के इक्वल था, वो भी बन जाएगा एन एक्सेप्शन। वैसे तो साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड फ्रॉड, but where in all of both of these two situations, when silence implies agreement or misrepresentation, both of these will be considered as silence amounts to fraud. Okay, मैंने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया था आपको. Let me just quickly show it to you with some examples and you will be sorted majorly. कहाँ गया, चल दिए हम, वेट करेंगे, चलते चलेंगे. वेयर यू हैड अ ड्यूटी टू स्पीक, यहाँ पे हमने कपिल शर्मा का एग्जाम्पल लिया हुआ है. यस, चप्पू और रिंकू देवी. ओके, चप्पू एक फिनेंशियल कंसल्टेंट है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बेची रिंकू देवी को, बट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कंपनी की जो पॉलिसी है ना, जो ये फिनेंशियल पॉलिसी है, उस पर ऑलरेडी कानूनी कार्यवाही चल रही है. इट इज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन. Now, he had a duty to speak. He was under an obligation. He was under an obligation to speak, but he did not. क्रूशियल फैक्ट था ना. तो ये चप्पू की जो साइलेंस है ना, ये फ्रॉड ही है. डिस्पाइट हिज ड्यूटी टू स्पीक, ही रिमेन साइलेंट, देयरफॉर इट इज फ्रॉड. ठीक है, जैसे कोई इसमें भी मैंने इसकी डिटेलिंग, जैसे चेंज इन सर्कमस्टांस, जैसे बच्चा यादव है, ये बच्चा यादव है और ये सरला है. बच्चा यादव ऑफर्स टू सेल हिज शॉप टू सरला, क्लेमिंग कि ये तो प्रॉफिटेबल है. बिफोर द डील इज फाइनलाइज द शॉप स्टार्टेड इनकरिंग, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में आए तब तो ठीक है, बट अभी सेल होने से पहले ही लॉसेस चालू हो गए. बट बच्चा ने बात बताई ही नहीं, बतानी चाहिए थी ना. इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक बट यू डिड नॉट. तो बच्चा का है क्योंकि ये फेलियर हो गया, इसलिए ये सर्कमस्टांस फ्रॉड कहलाएगा. हाफ ट्रूथ. राजेश अरोड़ा, ये राजेश अरोड़ा जी, उन्होंने बच्चा यादव को अपनी गाड़ी बेची, क्लेमिंग दैट द कार हैज न्यू इंजन,
बट ये बताना भूल गए कि इंजन तो नया है बट बार बार रुक जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। By disclosing only part of the truth, the Rajesh statement becomes misleading. इसलिए ये भी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड का क्या इफेक्ट है? लेट्स से डॉक्टर मशहूर गुलाटी ऑफर after discovering couple's fraudulent claim chooses to void the bike purchase, he can demand for refund because voidable under section 19. Alternatively कपिल को बोल सकता है कि भैया necessary repairs attachment करके दो, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable as per section 19 एट डॉक्टर गुलाटी जो अग्रीव्ड है उसके ऑप्शन पर, ठीक है। जब वो ड्यूटी टू स्पीक पे है तभी भी फ्रॉड कहलाएगा अगर आप साइलेंट रहेंगे, या फिर आपका चुप रहना ही आपकी स्पीच के बराबर है, तभी भी ये कहलाएगा दैट नो इट वाज दिस साइलेंस विल tantamount टू फ्रॉड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप वी आर गुड। ये पूरा पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा जस्ट इन केस ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। Circumstances where silence is equal to fraud. When silence regarding a material fact change in circumstance, मैंने आपको एग्जांपल दिया। इनिशियली ट्रूथ था, जब दुकान बेच रहे थे तब तो ट्रू ही था, ठीक है, बट इवेंचुअली थिंग्स चेंज। तो एक्शन क्या है? यू मस्ट हैव इन्फॉर्म द अदर पार्टी। फिर सामने वाला सोचता, सरला सोचती लेना है नहीं लेना है, फिर फ्रॉड नहीं होता, बट अभी फ्रॉड है। यस, फिर क्या बोला? हाफ ट्रूथ, पार्शियल डिस्क्लोजर मेक्स द फुल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। कि नया इंजन है बट पता चल रहा है बार बार गिरता रहता है, खराब होता रहता है और वो फिक्स कराना पड़ता है। साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड इफ एक्सेप्शंस अप्लाई, ठीक है। अब चल दे रहे हैं सेक्शन 18। तो हमने कंसेंट देखा 13 में, 14 में देखा फ्री कंसेंट, 15 में क्वेश्चन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, और फ्रॉड की काफी डिटेलिंग से अब पढ़ रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट्स अगर आपने बोली बट वो फॉल्स स्टेटमेंट जानबूझ के नहीं बोली, जहाँ आपका एजेंडा सामने वाले को डिसीव करना था तो फ्रॉड था, बट यहाँ पे इनोसेंटली आपने बोल दी है, अनइंटेंशनली आपने कुछ बात गलत बोल दी है ताकि आप सामने वाले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस कर पाए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन एज पर सेक्शन 18। इट कुड बी कुछ आपने स्टेटमेंट जो बोल दी है जानबूझ के नहीं बोली, सब मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, स्पोकन, रिटन, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकती है आपके एक्शन से, आपके कंडक्ट से। इनोसेंट या अनइंटेंशनल है तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, अगर यही इंटेंशनल हो जाती तो फ्रॉड कहलाती, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स भी सेक्शन 18 में बता रखे हैं। अनवारंटेड स्टेटमेंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड इनोसेंट मिस्टेक। अगर जानबूझ के कर रहे थे, डिसीव करने के एजेंडे से कर रहे थे तो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं था, फिर फ्रॉड था। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable एज पर सेक्शन 19, एज पर सेक्शन 19। इफेक्ट क्या है मिसरिप्रेजेंटेशन का? इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आया बना ही इसलिए क्योंकि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है या फिर इंसिस्ट किया जा सकता है कि भैया ठीक कराओ, रेक्टिफाई कराओ इस इश्यू को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक। सेक्शन 20, 21 एंड 22 टॉक्स अबाउट मिस्टेक। 13 में हमने कंसेंट पढ़ा, 14 में फ्री कंसेंट पढ़ा, 15 में कोएर्जन, 16 में अंडर इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 में वॉइडेबिलिटी का क्लॉज है, ठीक है। 20, 21 और 22 में मिस्टेक बता रखा है। 20 बता रखा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 21 बता रखा है मिस्टेक ऑफ लॉ, और 22 बताया हुआ है यूनिलैटरल मिस्टेक जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आता है। ओके, ध्यान से इस पूरे चार्ट को मेरे साथ प्यार से समझेंगे, आगे चलेंगे। मिस्टेक पहले बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ 21 याद कर लेते हैं। अगर आपकी कंट्री का लॉ है तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं था रेड लाइट पे रुकना होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। फॉरेन कंट्री का था, फॉरेन कंट्री का था तो हम उसे वॉइड मान लेंगे, है ना, उसे हम वॉइड मान लेंगे, मतलब बेसिकली इट इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
It is mistake. It is treated as mistake of fact and therefore void. Now, what is mistake of fact? Mistake of fact बायलैटरल हो सकती है, मतलब दोनों पार्टीज की हो सकती है मिस्टेक, या एक पार्टी की भी हो सकती है. बायलैटरल बोले तो बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फैक्ट असेंशियल टू द अग्रीमेंट. लाइक आई टोल्ड यू कि मैं ऑल्टो बेचना चाह रही हूँ, आपको लग रहा है मैं i10 बेच रही हूँ, बेच रही मैं गाड़ी ही हूँ, खरीद आप गाड़ी रहे, बट दोनों ही पार्टी से मिस्टेक हो गई. ओके, ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही है दोनों ही पार्टी से. इम्पॉसिबल, या तो फिजिकल या लॉ बल दे रहा है. ऐसे शीन बंद हो गया उसमें कोविड-19 के टाइम पे, पुराने वाले, अभी नया पे अभी कोई कहानी नहीं चल रही, मैं पुरानी बात कर रही हूँ. यस, क्योंकि बंद हो गया तो उस समय अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था तो वो रुक गया. ओके, और इस केस में, इस दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड. ठीक है, और जब लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री आपको नहीं पता है देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज लॉ ऑफ फैक्ट और वॉइड हो जाएगा. बट अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, किसी एक ही बंदे की मिस्टेक है, तो इसको हम वॉइडेबल नहीं बनाएंगे. देयरफॉर इट इज नॉट वॉइडेबल. एक बंदे की मिस्टेक है तो ये वॉइडेबल नहीं होगा. एम आई क्लियर विद सेक्शन 21, 22, 20 बी? सेक्शन 20, 21 एंड 22. 20 फैक्ट है, 21 लॉ है और 22 यूनिलैटरल है, जो कि फैक्ट के अंदर आता है. ठीक प्यारे बच्चों, गुड है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैसे बताया था आपको? सरताजी स्पेन, पैडीज गेन, सरताजी स्पेन, लॉ फिक्सेस इट बैक अगेन. ऐसे बताया था ना. दिस इज हाउ आई टॉट यू. किधर है? शायद यहाँ पर है. इंडेमनिटी चालू हो गया. लेट्स सी, लेट मी चेक. ओके, गिव मी अ मोमेंट. क्वासी यहाँ पे ना. Okay, so guys, I'm not able to find it here. हमने यहाँ पे सरताज और पैडी का एग्जाम्पल लिया था फाइटर मूवी से, है ना. हमने क्या बोला था? नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, लॉफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी भी आप इम्प्लीमेंट कर देती है ऑब्लिगेशन. जैसे हमने क्या बोला था कि सरताज ने अपने लिए कुछ वेपन मंगवाया था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, सम काइंड ऑफ गन. अब वो गलती से पैडी के पास डिलीवर हो गई. पैडी ने देखा कि उसका नाम नहीं है, सरताज का नाम लिखा हुआ है. उसने सामान खोल के यूज कर लिया. अब जब सरताज को ये बात पता चली तो उसने मांगा वापस कि भैया या तो वापस दे दो या पैसे दे दो. यहाँ पर अगर पैडी मना कर देता है, जबकि पैडी कॉन्ट्रैक्ट में आया ही नहीं, बट क्योंकि पैडी ने यूज कर लिया है जो प्रोडक्ट सरताज का था, तो अंडर ऑब्लिगेशन हो जाएगा. लॉ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पैडी के साथ, इसलिए बोल रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, बट क्योंकि एक्ट ऐसा कर दिया उन्होंने, इसलिए लॉ ने सरताज को पावर दी कि नो यू कैन गेट इट बैक अगेन. ओके, फिक्स इट बैक अगेन. पैटीज गेन, किसी का गेन हुआ आपके पेन पर, सरताजी पेन. लॉ मेक्स इट फेयर अगेन. इक्विटेबल प्रिंसिपल है कि यू वांट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट. बिना कुछ पैसे दी, बिना रिसर्च करे आपके पास बड़ा बढ़िया सामान पहुंच गया. पैटी जी, हाँ दीजिए पैसे.
Okay, obligation enforced by the law. Now there are how many types of quasi contracts? Very important. Section 68, 69, 71, 72 इसी के बारे में बात करता है, आइए देखते हैं. Section 68 बोलता है necessaries, reimbursement from property. अगर necessaries के लिए कोई चीज़ें सप्लाई हुई हैं तो प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर लो, स्पेशली इन केस ऑफ माइनर. ओके, सेक्शन 69 पेमेंट बाय अनदर, राइट टू रिम्बर्समेंट अगेन. अगर पेमेंट सरताज ने करी है तो भैया रिम्बर्स करिए ना इनसे. कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं भी आए थे तो सिंस यू यूज द प्रोडक्ट यू विल हैव टू मेक द पेमेंट. फाइंडर ऑफ द गुड्स, अगर कोई फाइंडर ऑफ द गुड्स आपके पास गलती से सामान आ गया तो आप बेली जैसे रहेंगे, ऑनर नहीं बन जाएंगे जस्ट बिकॉज यू हैव द पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. बेली, बेलर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ा है सेक्शन 125 ऑनवर्ड्स, राइट. फिर सेक्शन 126 ऑनवर्ड्स, एक्चुअली 21, 24, 125 में तो इंडेमनिटी है. फिर सेक्शन 72 में मिस्टेक या कोएर्जन से अगर हुआ है, ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपको रिटर्न करना है, जैसे पैटी का पास ऑब्लिगेशन थी. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है बेटा. Now let's move to the contingent contract. Section 31 से Section 36 इसके बारे में बात करते हैं. तो हमने कौन कौन सेक्शन देखे? 2A, 2B, 2D, 2E, 2H, 2I, 2G, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. फिर हमने देखा 13, 11, 12 भी देखा, 10, 11, 12 भी देखा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. या अभी 23 नहीं पढ़ा हुआ अभी तक अभी हमने. फिर हम चल दिए सेक्शन 5 भी देखा हमने, रेवोकेशन. यस. फिर हमने अभी अभी सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 तक बात करी और हमने सेक्शन 68, 69, 70, 71 भी देखा है पीछे. 68, 69, 71, 72 भी देखा है. एक्चुअली सेक्शन 70 नहीं देखा है, 68, 69, 71, 72 देखा है. यस, आप देख रहे हैं 31 से 36. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ अ कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन. कुछ इवेंट होगा या नहीं होगा. यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बोला कौन सी मूवी का देखा था, पुष्पा, पुष्पा 2 से. पुष्पा 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 पुष्पराज. हाँ. एसेंशियल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी. इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन एंड रिलेटेड टू फ्यूचर. फ्यूचर में होगा, अनसर्टेन है. चंदन की लकड़ी आएगी और फ्यूचर में आएगी, अगर आएगी तो अनसर्टेन है. कोलैटरल इवेंट मस्ट बी सेकेंडरी टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हमारे पास एक केस लॉ था, एक्चुअली 2 केस लॉ थे. एक केस लॉ था हरबख्श सिंह गिल वर्सेस राम रतन. यहाँ पे था कि अग्रीमेंट टू सेल अनस्पेसिफाइड प्रॉपर्टी आर नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो इन जनरल सेक्शन 10 वाली पॉसिबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करने वाली. भैरव प्रसाद चौरसिया वर्सेस तारा देसाई. हमारे पास दूसरा केस लॉ है. यहाँ क्या है? अग्रीमेंट्स टू सेल हाउसेज आर नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. बोथ ऑफ दीज आर नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में या तो कोलैटरल होना पड़ेगा मेन पर्पस के लिए, या अनसर्टेनिटी और फ्यूचरिटी पे के किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. इसको याद करने का तरीका मैंने आपको दिया था. डक स्विम्स कॉन्फिडेंटली इवन इन टाइड्स. यस. तो डी से हमने डेफिनेशन देखी 31 में. 32 में स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बात करी जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट होंगे, अनसर्टेन होंगे. सी में कोलैटरल इवेंट के बारे में बात करी, कोलैटरल इवेंट नॉट हैपनिंग, सेक्शन 33 आ गया. फिर इवेंट्स बिकम इम्पॉसिबल, ये बन गया 34. टाइम स्पेसिफिक इवेंट एंड इम्पॉसिबिलिटी है ना. पहले टी मैंने पहले बता दिया और आई बाद में बताया. तो डक्स स्विम कॉन्फिडेंटली इवन इन टाइड्स, टी पहले बताया और आई बाद में बताया. और सेक्शन 31 से लेकर 36 तक मैंने आपको याद कराने की पूरी कोशिश करी है अभी भी. ठीक है, चलो. Now let's talk about discharge of contracts. This is the last topic for today. इसके आगे की टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. When the right and obligation created by a contract comes to an end. आप मैंने बोला था कुछ करने को, आपने बोला था कुछ करने को, सारी बातचीत हो गई है, काम खत्म हो गया है. दिस इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस से हो सकता है. जैसे आपने जो करना था आपने कर दिया और मैंने जो करना था मैंने कर दिया, खत्म. ठीक है. अग्रीमेंट,
अग्रीमेंट हो गया डिस्चार्ज कि भैया यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक ही कराना था, इसके आगे नहीं कराना मुझे। ओके, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया, इसके बाद नहीं करना है, डिस्चार्ज हो गया। ओके, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ से ऐसा बात है कि अब नहीं करना है। इम्पॉसिबिलिटी, अब करना ही, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एनी विच वेज, लेट्स से आग ही लग गई जहाँ पे करना था तो कैसे करोगे। ओके, या फिर आपने जो वादा किया था आपने नहीं निभा रहे हो, ब्रीच के थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकते हो, बट देन यू हैव कंसिक्वेंसेस टू इट। Yes, so these are the 6 ways through which discharge of contract can happen. Performance, agreement, lapse of time, operation of law, impossibility and breach. Discharge by performance कैसे होगा, या तो actual performance कर लोगे या एटलीस्ट कोशिश करोगे अटेम्प्ट। जैसे आपको मैंने स्विगी का एग्जांपल दिया कि आपको सामान देने कोई आया, ठीक है, आपने ऑर्डर किया था, सामान ले लिया, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, आपने ऑर्डर किया, पेमेंट करी या पेमेंट अभी नहीं करी, व्हाट्सोएवर इट इज, सामने वाला बंदा देने आया सामान, आप थे ही नहीं, आपको आने में 1 घंटा लग जा रहा है, तो क्या करेगा, या पैसे दे चुके होंगे तो वापस नहीं होंगे, और नहीं दिए होंगे तो आपके पास माइनस में वॉलेट में चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना। डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में हमारे पास है नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रिमिशन एंड वेवियर। नोवेशन इज सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ए बी एंड सी चेंज ऑफ पार्टीज हो गया, पुराने की जगह नया लेकर आ गया, ऐसे बोलेंगे नोवेशन। ओके, ऑल्ट्रेशन इज टर्म्स में चेंजेस कर लिए। रिसिशन इज यूर कैंसलिंग बाय म्यूचुअल, मैं और आपने और मैंने मिलकर कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। रिमिशन इज कि इतना करना था बट इतने में ओके हो गए। यस, एक्सेप्टिंग लेस परफॉर्मेंस, लेट्स से 500 रुपये की जगह 200 रुपये में ओके ओके। वेवियर इज गिविंग अप योर राइट्स, ए वेव्स पेंटिंग ड्यूटीज, ये हमारे पास आ गए। ये भी एक तरीका है अग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, रिसिशन, एक्चुअली रिसिशन पहले पढ़ते हैं ताकि याद रहे, कैंसिलेशन, फिर रिमिशन एंड वेवियर। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट लेट से स्टार्ट हुआ, फिक्स टाइम था, वो टाइम फिक्स खत्म हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। डेट बिकम्स टाइम बार्ड आफ्टर 3 years, लाइक द एग्जांपल दैट आई गिव यू। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गई, अगेन अब पॉसिबल ही नहीं ना कोई चीज़ करना है, पर्सनल स्किल, कोई गाना गाना था, मेरी डेथ ही हो गई, मैं कैसे गाऊंगी गाना। इंसॉल्वेंसी, प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि अब कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके प्रॉपर्टी से जो भी करेगा, जो भी होगा। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, अनऑथराइज चेंज हुआ लेट्स से अमाउंट का, दैट आल्सो इज थ्रू विच आप डिस्चार्ज कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मर्जर, पार्ट टाइम टू फुल टाइम लेक्चरर लेट्स से हो गया, मर्ज हो गया ना, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से पुराने वाले के लिए आप डिस्चार्ज हो जाओगे, पार्ट टाइम काम कर रहे थे अब नए काम कर रहे हो तो पुराने वाले के लिए ऑटोमेटिकली आप डिस्चार्ज हो जाओगे। ओके, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 इसके बारे में बात करता है। डक स्विम्स वाला तो 31 से 36 मैंने आपको याद करा दिया था। अब यहाँ पे हम जो सेक्शन देख रहे हैं वो 56 देख रहे हैं, याद हो पाए अच्छी बात है, नहीं तो बहुत टेंशन इस वाले सेक्शन की नहीं लेंगे। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही है, अगर पहले से ही नहीं कर सकते थे, इम्पॉसिबल है पहले से ही कुछ करना। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है, इवेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज अकरिंग, तो डिस्चार्ज हो जाओगे। लॉ डज नॉट कंपेल टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। ओके, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच, आपको पता ही है, मतलब ना, यू आर एंटिसिपेटिंग कि अभी तक काम नहीं हुआ, तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत ही शुरू हुआ है, खत्म ही नहीं हो पाएगा, तो इट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच बिफोर द परफॉर्मेंस ड्यू इटसेल्फ। एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअली जब टाइम ड्यू था तब आपने किया ही नहीं, या मैंने आपको सारे एक हसीना थी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ए एंड बी मैरिज कैंसिल ड्यू टू एज मैडनेस, एक्चुअल ब्रीच हो गया, या अगर कोई पहले से ही पता चल गया है कि मैडनेस हो गई है तो इट इज एंटिसिपेटरी राइट, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, प्लीज अग्री टाइम ओवर इम्पॉसिबल ब्रीच, इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दिस। मोनिका, आपको लगता है आप याद नहीं करना चाहते, नॉर्मली ही हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट है। परफॉर्मेंस से हो जाएगा, अग्रीमेंट से हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा,
ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो जाएगा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी से हो जाएगा और इम्पॉसिबिलिटी से हो जाएगा। और इसकी डिटेलिंग्स आपको वैसे ही याद करनी है जैसे मैंने अभी आपको याद कराई है, जैसे मैंने आपके लिए चार्ट बनाए हैं। बहुत मेहनत करी है पर्सनली मैंने इन सारे नोट्स में, चाहे वो लिख लिख हैंड रिटन नोट्स हो या फिर चार्ट वाले नोट्स भी हो। चार्ट वाले नोट जस्ट मैंने नोटबुक में बनाए थे और यहाँ पर लिख बनाने में अभी टाइम लग रहा था और आपके एग्जाम आ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें टाइप करा लिया। या तो ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दीज नोट्स एंड रिवाइज बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी वेरी नियर। ओके, नाउ प्रॉपर वे ऑफ टर्मिनेशन के बारे में और असाइनमेंट्स रिलेटेड बातचीत के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में बात। जितना लगभग हमें 1.5 घंटे का सेशन आज लगा, इतना ही हमें समय और लगेगा जो हम कल मिलेंगे एंड विल फिनिश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हम सोगा करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे जिस क्रोनोलॉजी में मैंने आपको पोस्ट दिया हुआ है उसी क्रोनोलॉजी में। फिर हम सेक्शन बी पर चलेंगे पहले, जहाँ कोड ऑफ वेजेस पहले पढ़ेंगे और फिर बैलेंस ऑफ द 4 चैप्टर्स 2 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.